तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए सभी सब्जेक्टों की जानकारी आवश्यक होती है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है इतिहास। यानी कि इतिहास के किसी भी अगर 150 नंबर का या 150 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो कम से कम अगर 200 अंकों का है तो 30 से 35 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के अनिवार्य हैं, यानी कि मस्ट है हिस्ट्री। और अगर 100 अंकों का है तो भी उसमें 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं भारत का इतिहास आपको शुरू से आखिर तक अपने इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी और ऐसा पढ़ाऊंगी कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आ जाए। आप जैसे ही मेरा वीडियो ये सुनेंगे हिस्ट्री से संबंधित, अगर 2 बार भी आपने सुन लिया उसको तो आपको एकदम क्लियर कट हिस्ट्री चैप्टर वाइज आपको याद होती चलेगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका हिस्ट्री का जो 20 से 25 या कभी कभी 30 अधिकतम क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आते हैं वो आपको सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, आप ये जानना चाहोगे कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास कब से शुरू होता है और कब तक माना जाता है। तो इसका समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 750 ईस्वी सन तक। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि ये 800 ईस्वी सन भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन में अगर 750 दिया है तो वो भी सही है ईस्वी, और अगर 800 ईस्वी सन दिया है तो वो भी सही है। अगर दोनों में से कोई एक सही है। अगर मान लीजिए कि 800 दिया है किसी क्वेश्चन में तो आप 200 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी सन तक का इसको चूज कर लेंगे। अगर कहीं 750 ईस्वी सन दिया है तो इसका मतलब है कि 750 ईस्वी सन तक प्राचीन भारतीय इतिहास मानेंगे। तो सबसे पहले कि हमें ये जानकारी करनी पड़ेगी कि आखिर हमें किन किन स्रोतों से ये बात पता चलती है कि 200 ईसा पूर्व से 750 या 800 ईस्वी सन तक का इतिहास ही प्राचीन भारतीय इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला तो ये कि धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में जैसे हमारे वेद, पुराण, महाभारत, महाकाव्य ये सब आ जाते हैं, रामायण वगैरह आ जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह इतिहास नहीं है, इनको हम अर्ध इतिहास कह सकते हैं। आधा जो है इतिहास है और आधा कल्पनाएँ। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर यानी धार्मिक से अलग जो इतिहास की शक्ल में लिखा गया है। तो सबसे पहले उसमें अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और पुरातात्विक स्रोत वगैरह आते हैं। तो इस तरह से वो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। मुद्राएं, सिक्के और ताम्र चादरें, जिसपे जो है अधिकतर जैसे राजा किसी को दान वगैरह देते थे तो वो तांबे की चादरों को उत्कीर्ण करा करके दे देते थे। तो सबसे अधिक जो है ऑथेंटिक हम किसको मान सकते हैं कि आखिर कौन से स्रोत ऐसे हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। वैसे तो सभी में से कुछ ना कुछ मिला है। तो सबसे ज़्यादा उस दौर में जो फॉरेन के लोग आए, विदेश के लोग जो यहाँ पे आए, रहे, भारत को जानने के लिए, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और व्यवस्था को जानने के लिए, तो उन लोगों ने अपने विवरणों में यानी किताबों में जो दर्ज किए तो उसको हम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं। दूसरा ऑथेंटिक स्रोत है हमारा पुरातात्विक, यानी कि खुदाई में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं पत्थरों पर, शिलाओं में, तो उनको भी हम सबसे ज़्यादा सही मानते हैं। और जो धार्मिक साहित्य हम उसको उतना सही नहीं मानते, क्योंकि साहित्य में आदमी अपनी कल्पना भी घुसा देता है और तमाम ऐसी चीज़ें जो है इतिहास से परे जो होती हैं वो भी लिखी जाती हैं, जिसको कि बाद में जब बहुत लंबा समय बीत जाता है तो लोग इसको इतिहास समझने लगते हैं।
लेकिन वो वास्तव में इतिहास होता नहीं है, क्योंकि इस एक साहित्यकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता है कि वो सही ही लिखे। वो बहुत से अपने विचार भी उसमें डाल देता है, जबकि एक इतिहासकार पूरी ईमानदारी से जो कुछ हो रहा है जैसा है वही लिखता है और स्रोतों के माध्यम से लिखता है, जो जैसा है वैसा ही लिखता चलता है, उसमें वो अपने विचार नहीं डालता है। इसलिए इतिहास और साहित्य में थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले जो है 200 ईसा पूर्व से पहले भी जो भी कुछ, जैसे सिंधु सभ्यता से जो भी कुछ हमें लिपियाँ मिली वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ने को मिलते हैं, पढ़े जा चुके हैं, वो अशोक के अभिलेख जो सबसे ज़्यादा पठनीय हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है कि सबसे पठनीय अभिलेख कौन से हैं, तो दोस्तों हम इसको सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे ज़्यादा पठनीय माना गया, जो प्रमाणिक भी है। और उस समय जो भाषा चलती थी, पाली और प्राकृत जनता की भाषा थी, और प्राकृत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस समय, यानी कि कार्यालय में यूज होती थी उनके सम्राट के दौरान। तो प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा मिले हैं बस उनके अभिलेख। और जो हम देखें कि एशिया माइनर में सबसे पुराना जो अभी तक का जो हमें लेख मिला है, पुरातात्विक अभिलेख, वो हमें बोगचकोई, एशिया माइनर के बोगचकोई नामक स्थान से जो लेख प्राप्त हुआ है, वो एक स्थान है बोगचकोई। तो हम उस लेख को बोगचकोई अभिलेख के नाम से ही पुकारते हैं, जैसा कि इतिहासकार पुकारते आए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे प्राचीन, अशोक से भी प्राचीन अभिलेख कौन से मिले हैं जो पठनीय है, तो वो है बोगचकोई का अभिलेख। और अब बात आती है कि इस बोगचकोई में क्या लिखा है। तो ये एक तरह के उस दौरान जो राजा रहे होंगे, पदाधिकारी रहे होंगे, उनके मध्य एक संधि हुई होगी, तो इसको इसलिए संधि पत्र भी कहते हैं। उस समय जो राजा थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य राजाओं का वर्णन है, जो एक इस बोगचकोई, जो एशिया माइनर के बोगचकोई अभिलेख है, इसमें उसका वर्णन है। इसको उनके मध्य एक संधि हुई होगी, तो उस में इन राजाओं का वर्णन है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें किन किन राजाओं का वर्णन है, तो हम कह सकते हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य राजाओं के मध्य हुई संधि का विवरण है। और सबसे पुराने अभिलेख हमें हड़प्पा संस्कृति से जो मिट्टी की मुहरें वगैरह जो प्राप्त हुई हैं, उस पर हमें सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, लेकिन वो 2500 ईसा पूर्व से पहले के हैं, 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि, तो दोस्तों जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, तो ब्राह्मी लिपि भी हमेशा दाएं बाएं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे आजकल उर्दू लिखी जाती है बाएं से दाएं। और खरोष्ठी लिपि जो है, दूसरी उनकी लिपि थी खरोष्ठी लिपि। सम्राट अशोक की जो दूसरी लिपि थी वो खरोष्ठी लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे आजकल हम लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, हिंदी लिखते हैं दाहिने से बाएं तक। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर भी, जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक का राज्य वहाँ तक अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, तो वहाँ पर भी हमें जो है यूनानी और आरामाइक लिपियों में उनके अभिलेख मिलते हैं, क्योंकि वो जो भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे उस स्थान पे जो वहाँ की जनता भाषा बोलती थी, उसी भाषा में वो अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराते थे दोस्तों, और ताकि जनता पढ़ सके, समझ सके कि वास्तव में राजा क्या कर रहे हैं। तो सम्राट अशोक की यही महानता है कि वो जनता की भाषा में काम करते थे। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले एक अंग्रेज़ इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में
सफलता प्राप्त की और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख जो है वो उसका विषय प्रशासन से संबंधित था। प्रशासनिक कार्यों को कैसे भूमि की नाप जोख की जाए या क्या है, इस तरह की चीज़ें, यानी प्रशासनिक में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि सम्राट के अशोक के किस अभिलेख में प्रशासनिक विषयों का वर्णन है, तो आप लिख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई सभी अभिलेख जो हैं वो प्रशासनिक विषयों से संबंधित है। केवल सम्राट अशोक के रुम्मनदेही जो अभिलेख है उसका विषय आर्थिक है, यानी कि वो उनके जो वित्त से संबंधित अभिलेख जो है वो रुम्मनदेही अभिलेख को कहा जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर रुम्मनदेही अभिलेख सीधा सीधा आप कहें तो इसका विषय जो है आर्थिक है, यानी वित्तीय मामलों से है, और बाकी सभी जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं वो प्रशासनिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि रुम्मनदेही आर्थिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए सभी अभिलेख जो हैं उनका विषय प्रशासनिक है। दोस्तों इसी में हम आपको बताते चलते हैं कि लेखन का आविष्कार अंकों को छोड़ के सबसे पहले काफ़ी पहले हो गया था, लगभग 3400 ईसा पूर्व, यानी कि हमारे हड़प्पा कालीन से भी बहुत पहले जो है लेखन का आविष्कार हो गया था। कहाँ पे? तो आप समझ सकते होंगे कि सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं, इसको सुमेर सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ पर मध्य अमेरिका में 3400 ईसा पूर्व में सुमेर में वहाँ पे लेखन का आविष्कार हुआ था। 300 ईसा पूर्व स्वतंत्र लेखन प्रणाली जो है मिस्र में 3100 ईसा पूर्व और चीन में 1200 ईसा पूर्व के आसपास रहा। तो मतलब उस समय तक 3100 ईसा पूर्व में मिस्र में वो लोग अपने जो अभिलेखों में पत्थरों पर लिखने लगे थे स्वतंत्र रूप से, यानी यहाँ वहाँ जनता लिखने लगी थी। और ये फिर धीरे धीरे आते आते चाइना में आई 1200 ईसा पूर्व, और उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ में इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो है अंक नहीं थे, अंक बाद में आए, तो सबसे पहले जो है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपको बताते हैं कि सम्राट अशोक ने और भी जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो कहाँ से इनका मिला है, खरोष्ठी लिपि में कहाँ, तो इनका स्थान का नाम है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से भी जो अभिलेख खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी आजकल के हिंदी के माफिक लिखी जाती है। और इसके बाद जो है शासकीय लेख प्रशस्तियाँ बहुत सारे हैं, जैसे कलिंग राज यानी कलिंग में राज करने वाले खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रेह अभिलेख, ये सारी प्रशस्तियाँ हैं, यानी कि अपने राजा अपने सामंतों को, अपने सूबेदारों को जो उनको प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा में कि अच्छा काम किया ऐसा वो वर्ण लिख करके देते थे। तो उसको जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं। और जैसे कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रेह अभिलेख। तो दोस्तों शासकीय लेख और प्रशस्तियाँ निम्न प्रकार हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी शासकीय लेख सम्राट अशोक ने लिखवाए हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। और सिर्फ रुम्मनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो भाब्रू शिलालेख है उसका विषय धार्मिक है, कि कैसे उन्होंने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं को, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे की। तो बस आपको कुछ भी आए, सिर्फ भाब्रू और रुम्मनदेही को छोड़ के बाकी सब विषय प्रशासनिक है। और उसके बाद जो सबसे पहले किस तरह से कि कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी
जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये शासकीय लेख है जो इन्होंने उनको प्रशस्ति के तौर पर लिखवाया होगा कलिंग राज का। दूसरे इसको कह सकते हैं मिलिंद का रे अभिलेख। इसमें राजा मिलिंद की प्रशस्ति पत्र है, इसको रे अभिलेख कहते हैं, यानी कि रेह नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तीसरा जो है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपके परीक्षा में आ सकती है, वो है कि ये संस्कृत भाषा का प्रथम प्राप्त अभिलेख। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख इसको कह सकते हैं, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जिसको क्वेश्चन में जूनागढ़ भी आ सकता है, गिरनार अभिलेख के नाम से भी आ सकता है। तो इसकी भाषा संस्कृत में है और ये 150 ईसा पूर्व में प्राप्त जारी किया गया था। और ये संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। तो इसमें जो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियानों का और बीजों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है कि दक्षिण में उन्होंने किया तो कितनी कैसे विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ, ये जो स्रोत मिले हैं यही हमारे इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पांचवा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन बहुत ही पराक्रमी शासक थे। ये सभी जो है जितने भी शासक थे बहुत ही पराक्रमी थे। छठा जो है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख भी भीतर गांव नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसलिए उस स्थान के नाम पर ही इसको भीतरी स्तंभ लेख कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले वर्णन किया था कि भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें अशोक ने भाब्रू शिलालेख में अपने आप को बौद्ध धर्म ग्रहण करने तथा संघ का अभिवादन किया उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। तो इससे ये पता लगता है कि वो बौद्धिस्ट बन गए थे या थे। दूसरी तरफ निजी अभिलेख भी कुछ पाए कि कुछ राजाओं ने अपने पर्सनल अभिलेख लिखवाए थे अपने जानकारियों के लिए। जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। यवन राजदूत जो था हेलियोडोरस का जो है बेस नगर स्थान से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। ऐरण की वराह की मूर्ति पर हूणराज तोरामन का प्राप्त अभिलेख हुआ। ऐरण नामक स्थान से वराह की मूर्ति पर भी कुछ लिखा हुआ था जिसे हूणराज तोरामन ने लिखवाया था। तो ये सब निजी अभिलेख हैं। इसके अलावा हमें सिक्कों पर जो अभिलेख मिले हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जब प्राचीन सिक्के जारी किए गए तो सिक्कों को वो टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत खूबसूरत नहीं हैं और थोड़े से कह सकते हैं कि भद्दे हैं, जिन पे जैसे मछली, पेड़ या इस तरह की आकृतियाँ बनी हैं, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। ये तांबा, चांदी और कांसे के होते थे। उस समय सोने के सिक्के नहीं चलते थे। तो जितने भी चांदी, तांबा और कांसे के सिक्के जिनमें मछली, पेड़, इस तरह की जो प्रतीक बने हुए हैं उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। ज़्यादातर तांबे की चादरों पर जो भी अभिलेख मिले हैं वो भूमि अनुदान से संबंधित है। जैसे राजा अपने मंत्री को, अपने पुरोहित को या किसी को भी खुश होकर जो दान दिया करते थे कि चाहे तुमको हमने 10 एकड़ या 20 एकड़ या एक एरिया ये भूमि दान किए, वो प्रायः तांबे की चादरों पर हमें मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और सिक्कों की जो जानकारी है उसको दोस्तों बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं। जैसे 206 से 300 ईसा पूर्व का ज्ञान हमें एकदम सिक्कों से और बहुत अच्छी तरह मालूम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है सन भी और शासकों ने अपने वो फोटो भी उत्कीर्ण कराई हुई हैं और लेख भी लिखवाए हुए हैं। तो इससे हमें बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है, जो 206 से 300 ईस्वी तक। और सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं जो हैं, सिक्के जो हैं, मौर्योत्तर काल से मिलती हैं, जो सीसा, पुटीन, तांबा, कांसे और चांदी और
कुछ मात्रा में सोने की हुई। मौर्योत्तर काल यानी कि जब मौर्यों का काल समाप्त होने का था, आधे से ज़्यादा बीत चुका था, वहाँ उसको मौर्योत्तर काल कहते हैं। और सोने के सिक्के जो है सबसे पहले गुप्त शासकों ने जारी किया, और ये गुप्त शासक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध के समय में दोस्तों, जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और उससे पहले बुद्ध, सम्राट अशोक से 300 वर्ष पूर्व में बुद्ध थे। तो बुद्ध काल के जो भी सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उस पर ज़्यादातर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, इस तरह की आकृतियाँ ठप्पा मार के बनाई जाती थी। तो सीधे सीधे हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो बुद्ध कालीन है। सर्वप्रथम उसके बाद हमें इंडो ग्रीक शासकों ने जो अपने लेख जारी किए मुद्राओं के माध्यम से, उस पर अपने चित्र भी बनाए और लेख भी लिखवाए। ज़्यादातर सोने के सिक्के चले हैं। तो सबसे पहले उसमें हमें इंडो बैक्ट्रियन शासक का सिक्का मिलता है, जिस पे आकृति भी बनी थी और लेख भी मिलता है। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का भी इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाया था। उसके बाद मौर्योत्तर काल में शुरू हुए और उसके बाद गुप्त काल में। तो सीक्वेंस ये कि सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, फिर मौर्योत्तर काल और उसके बाद गुप्त काल। तो इस तरह से उसकी सीक्वेंस आ जाएगी। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप और अश्वमेघ पराक्रमः छपा है, जैसे कि आकृति और लेख छपा है, जिससे इस अश्वमेघ पराक्रमः से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त जो है वीणा प्रेमी थे, वीणा बजाते थे, उनको शौक था। तो उन्होंने अपने सिक्कों में वीणा के साथ अपनी आकृति छपवाई है। वीणा भी कहीं कहीं वीणा भी मिलती है और कहीं वीणा के साथ मिलती है। इससे पता लगता है कि उनको वीणा से कितना प्रेम था समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त से पहले किसी ने भी अपने सिक्कों पर वीणा नहीं बनाई थी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जहाँ भी वीणा वाले सिक्कों की बात होगी तो आपको सीधा आपके दिमाग में आएगा कि समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के उसकी शकों पर विजय की सूचना देते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने चांदी के सिक्कों पे व्याघ्र बनाए, और जो व्याघ्र जो है उससे भी मतलब प्रोजेक्ट होता है, दिखता है कि इन्होंने विजय प्राप्त की, एक शेर की तरह विजय प्राप्त की। और उस समय जो है शक जो है काफ़ी मात्रा में आक्रमण किया करते थे भारत पे। तो शकों पर विजय के उपरांत उन्होंने अपने सिक्कों पर व्याघ्र की आकृति। आहत सिक्के जो होते थे उन पर कोई लेख नहीं होता था, सबसे बड़ी पहचान है। जब भी आहत सिक्के नाम आए और पेड़, मछली, सांड, ये सब नदी वगैरह उनके लिखे हैं कि इन पर ये मिलता है, तो आप सीधा आँख बंद करके आहत सिक्के लिख सकते हैं। और ये अनेक प्रकार के होते थे, और कभी कहीं कहीं धुंधले भी आकृति होती थी, बहुत साफ नहीं होती थी, और इनका जो है बहुत सुंदर नहीं होता था, क्योंकि शुरुआत में जब कोई नई चीज़ बनाई जाती तो बहुत सुंदर नहीं होती, बाद में उसका विकास होता है। इसी तरह स्मारक और भवन जो हमें खुदाई में प्राप्त मिलते हैं या फिर कुछ अभी तक जो है साबुत हैं, सही हैं, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल में किस तरह के भवन बनाए जाते थे, किस शैली से बनाए जाते थे। तो इससे भी हमें इतिहास की जानकारी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली होती थी वो नागर शैली कहलाती थी, और दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो कला शैली होती थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी, और मध्य भारतीय के मंदिरों की कला शैली बेसर शैली कहलाती थी। यानी कुछ उत्तर भारत से लिया और कुछ दक्षिण भारत से लिया, जो कि बीच में मिली जुली जो होती थी वो बेसर शैली कहलाती थी। तो जावा के मंदिरों की कला शैली, जिसमें बोरोबुदुर मंदिर आपने देखा होगा, ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि ये यानी कि इससे हमारे महायान बौद्ध धर्म की पहचान होती है कि हमारा बौद्धों का जो महायान धर्म था वो कितना लोकप्रिय था कि विदेशों में भी उस शैली के बौद्ध मठ कहें या बौद्ध मंदिर कहें बनाए जाने लगे थे, और बड़े ही भव्य और विशाल बनाते थे।
क्योंकि बौद्ध धर्म विदेशियों को बहुत उस समय प्रिय होता था। दूसरा हमें मिलता है कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। दोस्तों इसको हम 1100 ईस्वी के आसपास भारत में लोहे का प्रयोग शुरू होता है। उसके बाद आते हैं मूर्ति कला। तो मूर्ति कला जो है कब से शुरू हुई। गुप्तोत्तर काल की मूर्ति कला जो है, जैसे भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला। तो सबसे पहले मूर्तियों का विकास भगवान बुद्ध के 400 साल बाद, 300 साल बाद धीरे धीरे बुद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म में लोग मूर्ति के आगे जो है अपना ध्यान करते थे, बुद्ध की मूर्ति। तो यहाँ से मूर्ति कला की हमें जानकारी प्राप्त होती। तो सबसे पहले 17वीं गुफा, जिसको कहते हैं कि आप अजंता एलोरा की 17वीं गुफा में हमें जैसे बुद्ध के वहाँ परिनिर्वाण का चित्रण किया है। अशोक के मस्करी और गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक नहीं बल्कि जो पाली भाषा में है, जैसे पाली भाषा में श नहीं होता है, सिर्फ स होता है। तो स और श हिंदी में होता है लेकिन पाली में सिर्फ स होता है। तो वहाँ उनका नाम जो है अशोक मिलता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक का सबसे पहले किस अभिलेख में उनका नाम मिलता है। तो मस्की और गुजरा अभिलेखों में। और ये मस्की और गुजरा है कहाँ, ये पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित है मस्की और गुजरा। वहाँ से जो सम्राट अशोक का नाम मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबसे पहले जो है हमारे इतिहासकार जो है प्राचीन जो भी हैं वो इतिहास को 5वां वेद मानते हैं। जैसे हमारे 4 वेद हैं तो इतिहास को 5वां वेद मानते हैं। और भारत में लिखने का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो सबसे आप ये कहेंगे कि 206 से और 300 ईसा पूर्व की जानकारी हमें सिक्कों से होती है, तो उसके बाद का क्यों नहीं होता है। तो उसके बाद जो हर्ष, चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंशी शासकों ने अपने सिक्के बहुत ही कम जारी किए, नए सिक्के, और ज़्यादातर पुराने सिक्के ही चलते रहे। तो इस वजह से उसके आगे की जानकारी सिक्कों से नहीं मिलती है। उसके आगे की जानकारी हमें पुरातात्विक अभिलेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और प्राचीन भारतीय इतिहास की 3 बड़ी कमियां भी हैं। एक जो ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कोई निश्चित तिथि नहीं लिखी हुई है और कहाँ पे इनकी रचना कैसे की गई इसका भी उल्लेख नहीं है। और इन ग्रंथों को लिखने वाले लेखकों ने अपने इच्छा अनुसार उसमें तमाम तरह की कपोल कल्पित कहानियाँ भी डाली, अपने विचार भी दिखे, अपने और भी सब तमाम सामाजिक आर्थिक जो जैसा चाहा कर दिया। तो धार्मिक साहित्य बहुत इतिहास की दृष्टि से वैसे तो ज़रूर है, हमारे इतिहास में आता भी। तो इनको हम धर्मेतर इतिहास के मुद्रायन के बारे में हमने स्रोत के रूप में बताया। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है तो उसमें हम धार्मिक साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो अब आपने पुरातात्विक और विदेशियों के विवरण वगैरह तो आपने जान लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको अधिक से अधिक जानकारी जो इतिहास और उससे लगे हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम साथ में बताते चलें। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना मत भूलिएगा, जो कि हम इतिहास को जानने वाले स्रोतों में धार्मिक स्रोतों का वर्णन करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा भी होने वाला है और काफ़ी जानकारी भी उससे होगी। थैंक यू।